बाकी बातें बाद में की जाएंगी। देखो, आज भी विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रजनन। प्रजनन शब्द से तुम लोग बहुत पहले से परिचित हैं कि प्रजनन क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन क्या है, इसको समझने से पहले तुम लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा। जैसे कि तुम लोग देखते हो, धरती पर जितने भी जीव हैं, जीवित जीव हैं, वो अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते रहते हैं कि नहीं? जैसे एक पौधा जो है, एक पौधे को, नए पौधे को जन्म देता है, बिल्ली बिल्ली को जन्म देता है ना? इसी तरह से अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है कि नहीं? इसी संतान की उत्पत्ति करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी ही नई संतान या जीव अपने जैसे ही नई संतान या जीवों को जन्म देते हैं, वह क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। इसमें मेन रूप से हम लोगों को यही समझना है कि कोई भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, कैसे करता है और ये क्यों जरूरी है। बात समझ रहे हो? अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसमें ये चीज जानेंगे कि प्रजनन में जो है, एक जीव जो है वो अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करता है, वो दूसरे प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। दूसरा बात यह है कि वो प्रजनन की प्रक्रिया को जो है क्यों करता है। प्रजनन की प्रक्रिया को इसलिए संपादित किया जाता है क्योंकि अगर प्रजनन नहीं होगा तो इस धरती पर से सारे जीव एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इस धरती पर सारे जीवों की निरंतरता के बने रहने के लिए प्रजनन बहुत ही क्या है? आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अगर प्रजनन ना हो तो सभी जीव धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर नया जीव उत्पन्न ही नहीं होगा, पुराने जीव एक ना एक दिन मर जाएंगे, तो फिर इस धरती पर जो पुराने जीव थे वो क्या हो जाएंगे? खत्म ही हो जाएंगे, विलुप्त ही हो जाएंगे। इसीलिए प्रजनन जरूरी है। प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। प्रजनन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। प्रजनन का पहला प्रकार है अलैंगिक जनन, अलैंगिक प्रजनन भी बोल सकते हो। उसके बाद लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन। ठीक है, यहां दिया हुआ है, देखो, अलैंगिक प्रजनन, जिसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अलैंगिक प्रजनन, इस बात को समझेंगे हम लोग किस प्रकार से। इस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? एक ही जीव चाहिए, सिर्फ एक ही जीव से नए संतान को उत्पन्न किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अलैंगिक प्रजनन। क्या कहेंगे? अलैंगिक प्रजनन। और संतान बिल्कुल अपने जनक जैसा ही होता है। अलैंगिक प्रजनन का खासियत यह है, उसमें हूबहू जो संतान उत्पन्न होगा वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह होगा, बिल्कुल एक कॉपी होगा। बात समझ रहे हो? जैसे कि कोई पेड़ हम लोग देख लें, उस पेड़ से जो नया पेड़ उगेगा वो उस पेड़ जैसा ही होगा जिसमें अलैंगिक प्रजनन हो रहा है ना? दूसरा है लैंगिक प्रजनन। अच्छा, लैंगिक प्रजनन को समझने से पहले, अलैंगिक प्रजनन में कई प्रकार से प्रजनन होता है, जिसमें सबसे पहला प्रजनन का प्रकार है विखंडन, जिसको फिजन भी बोलते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा के बारे में तुम लोग को लिखाए हैं, बताए हैं। अमीबा क्या चीज है? एक छोटा सा सूक्ष्म जीव है ना, जो जल में रहता है। वो अपना प्रजनन कैसे करता है? जबकि वो एक कोशिकीय जीव है, तो वो विखंडन की प्रक्रिया से अपना प्रजनन करता है। विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है? उसका शरीर अपने आप दो हिस्से में बट जाता है और एक जीव से दो जीव वो बन जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? विखंडन। यानी एक ही जीव के दो हिस्से में बट जाने को क्या कहेंगे? विखंडन। जो किस में पाया जाता है? अमीबा में, और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवों में, एक कोश के जीवों में पाया जाता है। उसके बाद है मुकुलन। कौन सा है? मुकुलन। मुकुलन को कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग। इसमें क्या होता है? जैसे हाइड्रा या यीस्ट, यीस्ट के बारे में और हाइड्रा के बारे में बताया गया है। हाइड्रा या यीस्ट जो है, इसके शरीर में एक छोटा सा उभार निकलता है, छोटा सा एक उभार जैसा निकलेगा। वो उभार निकलने के बाद क्या होगा? वो ग्रो करेगा और टूट के एक नया जीव बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मुकुलन। क्या कहेंगे? मुकुलन या बडिंग। ये हाइड्रा या यीस्ट के शरीर में एक छोटा सा उभार निकलता है जो अलग होकर के बाद में नया जीव बन जाता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में दो विधि हुआ,
अलैंगिक ही प्रजनन का तीसरा विधि है पुनरुद्ध भवन, जिसे रीजनरेशन कहा जाता है। कौन सा विधि है? पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन। अब ये पुनरुद्ध भवन और रीजनरेशन क्या है? जैसे प्लेनेरिया का कोई अंग कट जाए तो वह नया जीव बन जाता है। प्लेनेरिया एक सूक्ष्म जीव होता है, छोटा सा जीव है। अब उसमें क्या है कि अगर उसके शरीर का कोई अंग टूट जाता है ना, तो शरीर का अंग टूटने के बाद एक नया जीव बन जाता है। इसको रीजनरेशन या पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन का तीसरा विधि हो गया। अलैंगिक प्रजनन में एक चौथा विधि है कायिक प्रवर्धन। कौन सा विधि है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन में क्या है? पौधे में बीज के बिना भागों जैसे जड़, तना, पत्ती से नया पौधा उगना। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, तो उसमें पौधा जड़ या पत्ती से नया पौधा उग जाता है, तो उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये हमें किसमें देखने को मिलता है? जैसे गुलाब की कलम लगाता है ना, उसके टहनी को काट करके उसमें जड़ उगा करके उसको लगा दिया जाता है। दूसरा, आलू की आंख, आलू में आंख रहता है, उसको वहां से कटिंग करके मिट्टी में लगा दिया जाता है, वो पौधा बन जाता है आलू का। तो अलैंगिक जनन की मुख्यतः ये 4 विधियां हैं। कौन कौन सी? विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन और कायिक प्रवर्धन। ठीक है, विखंडन में क्या है? शरीर 2 हिस्से में टूट जाता है। मुकुलन में क्या है? शरीर में से एक उभार निकलता है और वो एक नया जीव बन जाता है। पुनरुद्ध भवन में क्या है? शरीर का एक अंग टूट जाता है और वो नया जीव बन जाता है। और कायिक प्रवर्धन में क्या है? बिना बीज का उसके जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का विकास हो जाता है। तो अलैंगिक जनन मुख्यतः जो तुम लोग देख रहे हो, इसमें पौधे में और एक कोश के जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधे में और एक कोश के जीवों में। तो ये 4 मुख्य विधियां हैं अलैंगिक प्रजनन की। अलैंगिक प्रजनन के बाद हम लोगों को जानना है किसके बारे में? लैंगिक प्रजनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि तुम लोग जाना, अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है, लेकिन लैंगिक जनन में एक जीव से जनन नहीं होता है। इसमें प्रजनन करने के लिए 2 जीव चाहिए। कितने जीव चाहिए? 2। एक स्त्री और एक पुरुष, जिसको नर और मादा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर और मादा। अच्छा, नर और मादा जैसे मेल एंड फीमेल की आवश्यकता होती है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होता है। जैसे कोई मेल है, नर है, या कोई मादा है, तो उसके शरीर में अलग अलग युग्मक बनता है और फिर उन युग्मकों के आपस में मिलने के बाद नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, जिसको एग, ओवा कहा जाता है, और नर युग्मक को स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु। इनके मिलने को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन। इसके द्वारा उत्पन्न संतान में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। अब ये जो है प्रजनन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है? इसमें माता पिता दोनों के गुण होते हैं। अलैंगिक जनन में जो एक जीव से नया जीव का निर्माण हुआ उसी का खाली गुण रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि नर और मादा यानी माता और पिता दोनों का गुण उसके अंदर रहेगा। जो नया जीव का निर्माण होगा, दोनों के गुण होते हैं, जिससे जीवों में विविधता आती है। क्या आती है? विविधता, यानी कि अलग अलग प्रकार का गुण उसके अंदर आता है। यह विविधता विकास का आधार बनती है। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, शेर, पक्षी, है ना, अधिकांश फूल वाले पौधे, इन सब में लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन बहुत सारे जानवरों में, मनुष्यों में और फूल वाले पौधों में भी होता है। बात समझ में आया? अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में और उसके बाद पौधों में होता है। लैंगिक प्रजनन मनुष्यों, जानवरों और फूल वाले पौधों में होता है। बात समझ रहे हो? अब इसके बाद क्या है, देखो आगे हम लोग समझेंगे। अलैंगिक प्रजनन में पौधों में प्रजनन जो होता है, अलैंगिक प्रजनन, उसमें पौधे में यह तने, जड़ और पत्तियों द्वारा हो सकता है। और लैंगिक पौधों में कैसे होगा? पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए पौधों में फूल प्रजनन अंग होते हैं। पौधों में तुम लोग फूल देखे हो ना, फूल होता है ना पौधे में। फूल मुख्यतः उसका प्रजनन अंग होता है। फूल में तुम लोग देखना कभी ध्यान से, फूल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तुम लोगों को हम बताए भी हैं, फूल में अलग अलग पार्ट होते हैं। वो पार्ट उसके प्रजनन में हिस्सेदारी लेते हैं और नए जीव का या बीज का निर्माण करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में क्या हो जाएगा? फूल में पौधों के द्वारा प्रजनन होगा, और अलैंगिक अगर पौधों में होगा तो उसमें जड़, तना, पत्ती के द्वारा प्रजनन होगा। लैंगिक में पौधों में फूल प्रजनन अंग होते हैं। फूल के नर भाग को पुंकेसर और मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं।
जैसे तुम लोगों ने जीव जंतुओं में देखा है, मतलब जंतुओं में और मनुष्यों में देखा है, नर मादा मेल फीमेल होती है, उसी तरह फूल वाले पौधों में भी मेल फीमेल नर या मादा होता है। ठीक है, तो उनके मिलने के बाद फिर प्रजनन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? पुकेसर, और मादा भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। कभी कभी ये अलग अलग प्लांट्स में भी होते हैं, कभी कभी एक ही प्लांट में दोनों भाग रहता है, स्त्री केसर भी और पुकेसर भी। ठीक है, परागन की क्रिया होती है इनमें। परागन की क्रिया द्वारा परागन मादा भाग तक पहुंचते हैं। पराग कण जो उसमें रहते हैं फूल में, तुम लोगों को जब फूल का हम संरचना बता रहे थे उसमें पराग कण के बारे में बताया थे, वो पराग कण हवा, पानी, मक्खी या किसी अन्य जीव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और मादा फूल तक वो पहुंच करके बीजों का या नए पौधों का निर्माण कराते हैं और बीज का निर्माण होता है। मनुष्यों में केवल लैंगिक प्रजनन होता है। अगर हम लोग बात मनुष्यों की करें तो मनुष्यों में क्या होता है? सिर्फ एक ही प्रकार का प्रजनन होता है। उस प्रजनन को क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मनुष्यों में सिर्फ एक ही प्रकार का प्रजनन होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? लैंगिक प्रजनन। नर प्रजनन तंत्र में मुख्य अंग है वृषण। मनुष्यों में नर हिस्से में अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें एक ही प्रकार का प्रजनन अंग पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? वृषण। शुक्राणु का जो हम बात किए तो वो शुक्राणु वृषण के अंदर ही बनता है। वृषण जो है प्रत्येक नर में उदर गुहा के में लटका हुआ एक थैली नुमा संरचना होता है और उसी को वृषण कहते हैं, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। अच्छा, उसके बाद मादा में अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसमें अंडाशय और गर्भाशय है। इसमें दो मेन पार्ट हैं, एक अंडाशय और एक गर्भाशय। यानी अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होगा, उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया जब होगी शुक्राणु से तो वो अंडाणु जाकर के गर्भाशय में रोपित हो जाएगा और वहां पर भ्रूण का विकास शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात गर्भाशय का काम होता है और निषेचन से पहले अंडाशय का काम होता है। तो मादा प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग हो गया अंडाशय और गर्भाशय, और पुरुष जनन तंत्र का प्रमुख अंग हो गया वृषण। ठीक है, अच्छा, अंडाशय से अंडे निकलते हैं और निषेचन की प्रक्रिया जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? युग्मनज। उसको हम लोग क्या कहेंगे? युग्मनज। युग्मनज बनता है। यह जाइगोट गर्भाशय में जाकर के विकसित होता है और लगभग 9 महीने के बाद एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। 9 महीने का समय लगता है एक कंप्लीट शिशु का विकास होने में, तो 9 महीने के बाद एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। प्रजनन किसी जीव को व्यक्तिगत रूप से जीवित रखने के लिए जरूरी नहीं है। प्रजनन जो है ये जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि कोई प्रजनन नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। बात समझ रहे हो? प्रजनन जीवित रहने के लिए, उसके उपापचय क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु इसमें एक बात क्या है कि पूरी प्रजाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यह अनिवार्य है। अपने ही जैसे जीव के प्रजाति को बचाए रखने के लिए यह प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार से प्रजनन क्या है इस चीज को एक टॉपिक के माध्यम से बताने का कोशिश किया गया है। ठीक है, बाकी इसका डिटेल आगे हम लोग फिर जानेंगे।